राजधानी दिल्ली के अंदर वामन मेश्राम जी ने बसपा को खत्म करने की बात कही, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका वो व्यक्तिगत राय है। वामन मेश्राम जी जो समाज को उसमें जगाने का काम करते हैं सामाजिक स्तर पे, और ये समझ नहीं आ रहा है मुझे भी खास तौर पे कि जब उनका स्टेटमेंट था तो उन्होंने एक तरफ तो आरएसएस को के खिलाफ वो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिससे कि जो एससी एसटी की जो यूनिटी जो जो जमी जमाई जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, और जो एक हमारा स्थापित नेता है राजनीतिक नेता, उसके विरुद्ध कि उसको खत्म करना पड़ेगा। तो भाई आप पहले तो ये बताओ कि विरोधाभास नहीं चलेगा कि आप आरएसएस के खिलाफ हो, आरएसएस को खत्म करना चाहते हो, या आप बीएसपी को खत्म करना चाहते हो। पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से एकदम से तेजी के साथ आरएसएस के दफ्तर को घेरा, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका काम समाज को जगाने का है। आपका काम आंदोलन प्रदर्शन ये सब करने का आपका काम नहीं है। आपका काम है कैडर तैयार करना और अपने जो समाज है उनको उनके इतिहास से जागरूक करना, अपना इतिहास बनाना, राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से उनको एकता की तरफ लेके जाना। वो आपका काम खाली एक प्रचारक का है, प्रचार करने का है। आपने जिस तरीके से एकदम से आरएसएस के विरुद्ध हेडक्वार्टर घेरने की आपने जो वो काम किया, वो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि आप अचानक पहुंच कैसे गए वहां पे नागपुर पे, और फिर आपको वहां से होटल से उठा लिया उन्होंने। वो पूरा लाइव चल रहा है, आपको पूरा ड्रामा वो लाइव चल रहा है, 5 आदमी दिखा रहे हैं कि आपको जबरदस्ती उठा के ले गए, आप फिर आपको छोड़ भी दिया उन्होंने। ये सब समझ से पा रहे हैं, और फिर आप दिल्ली आकर के आप वो स्टेटमेंट दे रहे हो जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि उसको बीएसपी को, मायावती को खत्म करना पड़ेगा। तो ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी हैं, बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल एक अलग एक आकाश है और एक धरती। इस तरह के आपने स्टेटमेंट दिए जिनका कोई मिलाप नहीं है। लेकिन मैं उनके उस बयान का इसकी निंदा करता हूं वामन मेश्राम जी के, क्योंकि अभी तो हमारे सामने दूसरी चुनौतियां हैं। बहन मायावती जी चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस देश के बहुजन एससी एसटी राजनीति का वो स्तंभ है, वो एक प्रतीक है कि कम से कम इस देश की बहुजन राजनीति का वो कम से कम संभाले तो बैठी हैं, और वही अकेली रिकॉग्नाइज नेता है इस देश के अंदर। खास तौर पे पूरे देश के अंदर अगर कोई एससी एसटी की, दलित मूवमेंट की अगर कोई बात आती है तो बहन मायावती और बीएसपी की बात आती है। लेकिन बहन जी घर से निकलती नहीं है, तो समाज के तमाम संगठन के जो बीएसपी की काम करने वाले न्यौछावर हुए गए थे, उन सबको बहन जी ने धीरे धीरे करके निकाल दिया गया बीएसपी से। और आज वामन मेश्राम का जहां तक लगता है कि कहना भी सत्य है कि बहन जी ने मिशन को खत्म कर दिया। क्या आपको नहीं लगता मिशन खत्म हो चुका है? देखिए, ये हमारी इंटरनल, किसी भी संगठन की इंटरनल ये विवेचना की या उसकी बातें होती हैं कि भाई मिशन खत्म हो गया है, नहीं हो गया है। लेकिन आप ओपन प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह कहोगे पूरे देश दुनिया के सामने, आप एक तरफ आरएसएस को खत्म करने की बात कर रहे हो, आप एक तरफ आकर के बहन जी को खत्म करने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। आप अचानक कैसे निकल के आ गए? आप कैसे आंदोलन में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने चले गए? ये दो जो घटनाएं हुई है ना, एक दिल्ली की घटना, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं लेने की गौतम जी के द्वारा, और एक वामन मेश्राम जी के द्वारा जो आरएसएस को घेरने की जो घटना हुई है, ये दोनों अपने आप में कहीं एक ऐसा इशारा कर रही है कि 2024 और आने वाला जो गुजरात चुनाव और जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, इन दोनों से कहीं ना कहीं पर अपने आप में एक दूसरे जुड़ती हैं ये घटनाएं। अचानक इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं थी। ना तो वामन मेश्राम जी को आरएसएस के विरुद्ध नागपुर घेरने की जरूरत थी, ना ही इनको यहाँ पर गौतम जी को ये 22 प्रतिज्ञाएं लेने का ये बवंडर मचाने की जरूरत नहीं थी। ये आपस में दोनों जुड़ते ही नहीं है कहीं पर। और आप दोनों ही सूरतों में इस देश की बहुजन राजनीति, बहुजन जो जमी जमाई राजनीति, राज सत्ता और लीडर हैं, उनके विरुद्ध फिर आप आकर के घूम करके उनको टारगेट कर रहे हो। इसका मतलब दाल में काला साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वामन मेश्राम सर तो पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुजनों को सत्ता लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इस विषय में उनका कहना जहां तक लगता है मुझे जायज लग रहा है। सर, आप क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? ईवीएम में आपके वोट कितने आते हैं? कितने वोट आते हैं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके? एक बहुजन मुझे पार्टी या एक नेता बता दो कि अपने अपने राज्यों में, भारत में राज्य कितने? 29 फुल राज्य हैं और 7 हमारे एनसीटी हैं। 36 राज्यों में बता दो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कितनी बहुजन पार्टियां हैं जिनको कि करोड़ों में वोट आता है, लाखों लाख वोट आता है। आप अगर ईवीएम के विरुद्ध अगर लड़ाई अगर कर रहे हो तो इसका मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन मनुवादी पार्टियों को आप मदद करने की कोशिश कर रहे हो,
क्योंकि हम अगर लड़ेंगे, मैं दिल्ली में लड़ता हूं यहाँ पर मिशन वाल्मीकि सरकार से, 4 वोट नहीं आते हैं। और मैं ईवीएम की बात करूं, ईवीएम की बात तो मैं जब करूं कि जब मुझे ऐसा वोट लगे कि 30,000 40,000 एक एक सीट पे वोट आ रहा है और मैं जीतने की स्थिति में हूं और उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ 4 वोट आ रहे नहीं है देश में, कहाँ? पहले तो आप पहले अपनी बहुजन राजनीति को पूरे देश में गठबंधन करो ना, क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हो? पहले अपनी राजनीति तो जमाओ देश में। आप ईवीएम वो मुद्दा जिससे हमारा कोई साहूकार नहीं है, जिसकी वजह से जिससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, अगर ईवीएम की जगह कल को वो आ जाता है, वो बैलेट से अगर चुनाव अगर मान भी लेते हैं, तो आप कितने सीटों पे लड़ोगे? कितने देश में कितने आपके कैंडिडेट उतरेंगे? कौन सी पार्टी है आपकी जो पूरे देश में लड़ेगी और आपको उसका बैलेट पेपर का फायदा होगा? आप समय नष्ट कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, धन नष्ट कर रहे हैं। आप इससे बेहतर है कि आप दूसरे आप मुद्दे लीजिए। ये ईवीएम का मुद्दा आज की तारीख में इररेलेवेंट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा वोट ही नहीं आ रहा, तो हम लेंगे देंगे क्या? कितनी सीटों पे लड़ोगे आप, मुझे बताओ? 544 में से कितनी सीटों पे लड़ोगे जो आप ये ईवीएम का मुद्दा लेकर के आप घूम रहे हो? आप उन पार्टियों को मदद करोगे जो पार्टियां सारी सीटों पे लड़ती हैं बीजेपी के विरुद्ध, उनको ही करोगे ना। कांग्रेस हो गई, फलानी हो गई, जो पार्टियां सत्ता में है या राज्यों में है वो पार्टियां नहीं कर रही है ईवीएम के विरुद्ध। केजरीवाल क्यों नहीं कर रहा भाई ईवीएम के विरुद्ध? वह कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है ईवीएम के विरुद्ध? आपको छोड़ दिया क्या? कहीं कुछ काला है क्या, दाल में काला, कि आप ईवीएम उठाने चल दिए? यहाँ हमारा संविधान खतरे में है, उसके विरुद्ध आप नहीं बोल रहे हो। यहाँ पर हमारा निजीकरण के विरुद्ध वामन मेश्राम जी की एक आवाज नहीं आ रही है, हमारे इनकी गौतम जी की एक आवाज नहीं आ रही है। इस देश के अंदर जो हमारा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, हमारे रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ करके हमारे लोगों को ठेकेदारी पर जो कम पैसा मिल रहा है उनको इफेक्ट कर रही है, हमारी भुखमरी बढ़ रही है, हमारे ऊपर एट्रोसिटी बढ़ रहे हैं। ये दोनों नेताओं में से एक नहीं बोल रहा है, एक आरएसएस की बात कर रहा है और एक 22 प्रतिज्ञाएं धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हो। आज क्या रेलिवेंस है इन दोनों मुद्दों का? कोई नहीं यार, ये दोनों गुमराह कर रहे हैं समाज को। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को सशक्त बनाने की जो कार्रवाई की है उन्होंने, इस घोटाले को लेकर आप क्या बोल रहे हैं? अरे सर, वहां देखो ना, मैं सबको जानता हूँ, सारे वो लोग थे जो ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं। मुझे बताओ ना, समाज के दूसरी जातियां क्यों नहीं ली आपने? आप लिस्ट निकालो, वो गिने चुने, वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट है, मैं उन सबको जानता हूँ। जो हम वाल्मीकि भी कुछ आए थे गिने चुने, कुछ दूसरे भी आए थे। समाज में पहली बात तो है कि आज की तारीख में जब बाबा साहब ने 1956 में धर्म परिवर्तन का मूवमेंट चलाया था, उस समय जरूरत थी, आज जरूरत नहीं। आज संविधान को क्यों नहीं लागू करते भाई? आज मैं वो लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके उद्देशिका को आप करने के लिए क्यों नहीं करते? लड़ाई क्यों नहीं करते? आपने संविधान की शपथ क्यों नहीं दिलवाई? आज आप अपने लोगों को क्यों दुश्मन बना रहे हो दूसरे लोगों का? हमारे भी सैकड़ों लोग हैं जो हमारे दूसरी अनुसूचित जाति की दूसरी जातियों के, जो गणेश को भी मानते हैं, दूसरे भगवानों को भी मानते हैं, राम को भी मानते हो। आप अपनी शक्ति को खत्म कर रहे हो। अरे पहले उनको समझा तो दो बुद्ध के बारे में, पहले अंबेडकर के बारे में, बुद्ध के बारे में, 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में उनको अवेयर तो कर दो, तभी तो सार्वजनिक शपथ लेना। और ये जो हुआ है, ये 22 प्रतिज्ञाओं वाला ये जो खेल हुआ है, इसमें टोटल सिर्फ बीजेपी को फायदा मिला है। क्योंकि जो गुजरात के अंदर जब उसको लगा, केजरीवाल को लगा कि उसकी इस मूवमेंट से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा और इन दोनों ने मंथन किया, तो इन्होंने कहा कि भैया इसको छोड़ दो। 22 प्रतिज्ञाओं को इन्होंने लेकर के अब वहां पर वो टोटल बीजेपी को फायदा होगा। देखिए सर, आप बीजेपी की फायदा की बात कह रहे हैं, अगर बीजेपी को फायदा होता तो बीजेपी के कार्यकर्ता राजन पाल गौतम पे एफआईआर क्यों कर? अरे सर, ये ड्रामा आई वॉश है, कौन सी जेल में चले गए? वो कौन सी धारा लगी है? पहली बात तो इसमें कोई धारा नहीं लग सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां आर्टिकल 25 में है हमारा। और दूसरी बात, 1956 में जो 22 प्रतिज्ञा ली थी वो लिखी हुई है नागपुर में, वो महाराष्ट्र सरकार हर साल करवाती है। ये सब नाम मात्र की, ये दिखावटी, ये एफआईआर है, ये तो खत्म हो जाएंगी, ये तो वहां कोर्ट में जाते खत्म हो जाएंगी। और उसमें और आप कितनी बार देखोगे कि वो जेल गए? कहाँ जेल गए? वहां पर बिठाया 4 घंटे जानबूझ करके कि एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बन सके। हाँ जी, उसको बिठा लिया। टोटल ये उनको आरएसएस और बीजेपी को बेनिफिट मिला है इस उससे। और ये जो कूदे हैं अभी यहाँ के जितने भी ये कूद रहे हैं बाबा, अब ये दिखा रहे हैं, देखो जी ये दलित जो मूवमेंट हुई है, 22 प्रतिज्ञा, ये इस देश के हिंदू धर्म के हिंदुओं के खिलाफ है। उनको पूरा आपने उनको फायदा दे दिया, उनको बेनिफिट दे दिया। ये दोनों आरएसएस घेरना नागपुर का और ये जो 22 प्रतिज्ञाएं दिल्ली की, उन दोनों नेताओं ने बीजेपी को मदद की है करके। इसका मतलब ये है कि जो राजन पाल गौतम रोए थे, घड़ियाली में आंसू थे उनके? बिल्कुल घड़ियाली थे, उसकी जरूरत नहीं थी। पहली बात तो आप अच्छा वाला मंत्री थे, आपको अचानक ऐसी मुझे आप ही बताओ कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई थी आपको बुद्ध धर्म की वहां प्रतिज्ञाएं दिलानी पड़ी। और दूसरी बात, आपने दूसरी जातियों को, अनुसूचित जातियों की दूसरी जातियों क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? क्यों नहीं उनके वहां इलाकों में नीला रथ लेकर के गए?
जब 1 महीने पहले आपने नीला रथ शुरू किया तो आपने दूसरी तमाम जातियों को बिठा करके उनसे बात क्यों नहीं की कि हम बुद्ध बनना चाहते हैं, ये खतरे सामने है। आपका उद्देश्य क्या था? मैं इस देश का, दिल्ली और देश का, मैं खुद एक वाल्मीकि समाज का, और एक मेरे को दुनिया जानती है, सारे नेता जानते हैं। मुझे नहीं पता कि इस 22 प्रतिज्ञा लेने का अचानक से कौन सा इनका मोटिव था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। अब आप एक धर्म से निकाल करके दूसरे धर्म में ले जाना चाहते हो। आज वो बुद्ध धर्म नहीं है, आज वो बुद्ध प्रतिज्ञाएं जो आपने ली है वो नहीं है। और दूसरी नई प्रतिज्ञा क्यों नहीं जोड़ी भाई? जब बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी 1956 में, पंचशील 5 प्रतिज्ञाओं को बुद्ध की बदल के 22 की, 17 प्रतिज्ञाएं अपनी डाली। आपने 23वीं क्यों नहीं की? आप एक तरफ हिंदू धर्म छोड़ोगे, आप इनके देवी देवता छोड़ोगे, इनके कार्यक्रम पूजा पत्ती छोड़ोगे, और दूसरी तरफ उसी बनिए के पैर पकड़ोगे राजनीतिक रूप से। आपने क्यों नहीं कहा कि हम नहीं इसके सदस्य रहेंगे, इन मनुवादी नेतृत्व के पार्टियों के, हम नहीं रहेंगे इनके सदस्य, इनको वोट नहीं करेंगे, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम इनके उसमें मंत्री नहीं रहेंगे, हम उनके उसमें किसी भी हालत में चुनाव नहीं लड़ेंगे उनकी पार्टियों से। क्यों नहीं प्रतिज्ञा ली 23वीं आपने? आप गुमराह कर रहे हो समाज को, क्यों गुमराह कर रहे हो? दिल्ली में सिर्फ इतने ही लोग थे जो वहां पर पहुंचे कल, इतने ही लोग हैं। क्या लेना क्या गुनाह हो चुका है? अरे गुनाह नहीं है, उसका टाइम तो होना, टाइम पीरियड। हम तो वैसे ही खतरे में है। जो लोग इस तरफ आ भी रहे हैं हमारे मूवमेंट के साथ, जो हम SC ST के, जो हम लोग मेहनत करके ला भी रहे हैं। आप धर्म देखो, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था धर्म बिल्कुल अफीम की तरह है। जब धर्म से ही ये राजनीति कर रहे हैं, और आपने इनको मौका दे दिया। आपने उनको कह दिया, जो गणेश को, हमारे सैकड़ों आदिवासी इलाकों में जाता हूं, सारे गणेश जयंती मनाते हैं उनकी, वो 9-9 दिन मनाते हैं, वो सारी देवियों को मानते हैं, वो सारे आपने अपने खिलाफ कर लिए। क्यों कर लिए? वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग, खटीकों के, जो अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, जो अपने दूसरे अनुसूचित जाति के दूसरे, जो इन राम को, श्याम को, इन सबको मानते हैं, उन सबको आपने अपना दुश्मन बना लिया। इसका मतलब तुम्हारी साजिश थी, और आपने RSS और इन हिंदूवादी शक्तियों को मदद की है 22 प्रतिज्ञा आज लेकर के। लेकिन सर सवाल तो बनता है, देश भर में दलितों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार, और बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उनको धर्म, अगर हिंदू धर्म में इज्जत नहीं मिल रही तो कहीं दूसरे धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म से आप सत्ता पे जाओगे क्या? धर्म से सत्ता पे जाओगे? राजनीति खड़ी करो अपनी, छोड़ो इन मनुवादी पार्टियों के जितने नेता हो, और बुलाओ बहन मायावती जी को, बुलाओ प्रकाश अंबेडकर को, बुलाओ स्टालिन को, और इनको बिठा के कहो कि हम 544 सीटें लड़ेंगे और हम इस देश की राज सत्ता पे कायम होंगे। आपको राजनीति करनी चाहिए थी। सर बहन जी तो आपके घर आके बैठ जाए, आपके घर आके बैठ जाए, बुलाओ उसको, आप करो प्लेटफॉर्म तैयार, बुलाओ उनको। हाँ देखे प्रोटोकॉल है, कैसे आएगी वो? अब यहाँ करके जंतर मंतर में बैठ जाए, मतलब यहाँ के बैठ जाए तभी आपको खुशी मिलेगी। आप क्या कहना चाहते हो? माया 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, 403 सीटें हैं, सिर्फ एक विधायक बन पाया, एक सीट बन पाई है। देखिए आप उस नाते को देखिए आप उसको प्रोपगंडा को नहीं समझे। RSS आज घर घर में है। जिस तरह जब आपने देखा एपिसोड क्या हुआ, उन्होंने एक मुस्लिम को बिठा करके एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। वो कह रहा है जी 50 सीटों का हमने बहन जी से 400, उसका 400 करोड़ का, बीजेपी से 200 करोड़, वो दिखा रहा था कि हमने बीजेपी के साथ कर दिया कि अगर हमारी 50 सीटें आएंगी तो हम बीजेपी को समर्थन दे देंगे। उसका काउंटर नहीं हुआ। वो RSS, उसका मीडिया उनके पास, नेशनल मीडिया जो हमारे लोग देखते हैं, कार्यकर्ता उनके, सब कुछ उनके, उस स्टेटमेंट का काउंटर, उसका जो उन्होंने प्रोपगंडा चलाया कि बहन जी बीजेपी के पीछे है, उसका काउंटर नहीं हो पाया। इसकी वजह से वहां पर सीट तो भले ही गई, लेकिन आपको पता है 1.5 करोड़ वोट भी आया। वो वोट कैसे आया? अगर बहन जी को साथ नहीं है लोग, या बहन जी को नहीं मान रहे हैं, तो 1.5 करोड़ वोट कैसे आया? आप सिर्फ सीटों से देखते हो, आप उसकी वोट से भी देखो, उसकी शक्ति से भी देखो। क्या फर्क पड़ेगा? विधानसभा में विधायक जाएंगे नहीं, विधायक है ही नहीं, तो क्या आवाज उठाएंगे? नहीं, जमीन पे उठाएंगे, जमीन पे लड़ेंगे, जमीन पे उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। 6 महीने हो गए, बताइए 2 विधायक का नाम बताइए। 2 विधायक है नहीं उनके। हाँ, विधायक नहीं है, जो 2 प्रत्याशी का नाम बताइए जो जमीन पर आए हों। नहीं, अभी जरूरत नहीं है ना, बताओ मुझे अभी क्या जरूरत है? नहीं, देखिए वो एक जरूरत नहीं है। बहन जी को आप समझिए, बहन जी का एक अपना स्टेटमेंट देखिए, बहन जी का एक स्टेटमेंट देखो, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं बहन जी की पार्टी का ना सदस्य हूँ ना प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बहन जी का एक स्टेटमेंट जब टाइम पे जरूरत होती है, उनका एक स्टेटमेंट ही एक बड़े लाखों के आंदोलन के बराबर होता है। उनकी मान्यता इतनी बड़ी मान्यता है, लेकिन नहीं फर्क पड़ता है। अब आपको नहीं दिख रहा ना, हमें तो दिखता है ना, इसीलिए हमने ऐलान किया कि भाई बेरोजगारी कितना ट्वीट किया, दलितों पर अत्याचार कितना ट्वीट किया, सभी पार्टियों के लोग कर रहे हैं। नहीं ट्वीट कर रहे हैं, नहीं ट्वीट से क्यों नहीं? देखिए अब देखिए ये बात है, ये जो आप कह रहे हो, ये जो आपकी बात है, ये उनको सुननी चाहिए। देखिए ना उनकी पार्टी का मैं मेंबर हूं ना प्रवक्ता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि केवल मायावती को, बहन जी को इसमें
दोषी मानना और उनको दोषी बना करके आप मुझे क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, आप उनके प्लेटफॉर्म चिट्ठी लिखो ना भाई। आप सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हो इस बात को? नहीं सर, सार्वजनिक रूप से कहने का मतलब है कि जो आपके और कार्यकर्ता है वो जो काम कर रहे हैं वो भी डेमोरलाइज हो जाएंगे। आप उनसे बात करो, जाओ लखनऊ, उनके पार्टी यहाँ स्टेट में भी पार्टी है, उनसे मिलो जा करके, उनको बोलो भैया आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं मैदान में आ रहे हो? आज वामन मेश्राम, चंद्रशेखर रावण सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? निकल मुझे बताओ क्या कर रहे हैं? ईवीएम के लिए, जिसका कोई मुद्दा नहीं है। ईवीएम कोई मुद्दा नहीं लड़ रहे। समाज के हित में ईवीएम काम तो कर रहे हैं सर। कौन सा? आप मुझे एक काम बताओ। चलो आप पत्रकार हो, आप वामन बेसराम जी का और चंद्रशेखर रावण का एक काम बता दो समाज के हित में। देश भर में बहन बेटियों के साथ अत्याचार, वो काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया। राजनीतिक काम नहीं, राजनीतिक काम ये होता है कि आप रेगुलर आपने अपने समाज के SC ST के जो निजीकरण के विरुद्ध कभी बोल रहा है ये चंद्रशेखर रावण या वामन मेश्राम का कोई स्टेटमेंट है निजीकरण जिससे हमारे रोजगार जा रहे हैं, जिससे हमारे, बताइए मुझे भेजिए कौन सा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, कौन से कन्वेंशन किए हैं, कौन से सेमिनार किए हैं, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं इस मुद्दों पर। देखिए ये जो झगड़े हैं इसमें हम भी जाते हैं, ये झगड़े में सभी जा रहे हैं। ये जो कभी कभी होता है 6 महीने में, साल में, और वो चाहते हैं, इसीलिए करते हैं कि चंद्रशेखर रावण और सारे वहीं पहुंच जाए और ये अपने रोज के काम से ये विमुख हो जाएं। समाज को एक होना चाहिए और सत्ता मिलाने के कैसे आप गालियां बकोगे यहाँ सार्वजनिक रूप से कि वह मायावती को खत्म कर देंगे जो जमी जमाई नेता है? और देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में हमने जो कहा कि हम बहन जी को वहां पर शक्ति देंगे, समर्थन करेंगे, वहां पर 80 सीटें हैं और भारत की राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। 1.5 करोड़ वोट बहन जी के पास है और उनका एक मजबूत संगठन है, उनका एक जनाधार, उनका नाम है। हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में अगर शक्ति लगा दें और ये कह दें कि सारे अपने छोटे मोटे ग्रीवेंस बोल करके कि मुझे टिकट नहीं दी, महंगाई के खिलाफ नहीं बोली, फलाना नहीं किया, अगर उनको करके 50 सीट दिलवा दी तो इस देश से मनुवादियों के पैर उखड़ जाएंगे और हमारा संविधान हम बचा पाएंगे।